Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 11th geography. The book name is Fundamental of Physical Geography. It is chapter 8 and the name of the chapter is Composition and the Structure of Atmosphere. So let's proceed with this chapter. तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, उसके कंपोजिशन के बारे में और उसके डिफरेंट लेयर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर मिक्सचर होता है गैसेस का और ये आपके अर्थ को सराउंड करता है। 99% जो एटमॉस्फेयर का मास है वो अप टू 32 किलोमीटर तक के हाइट में मिल जाता है। आपका ये जो एटमॉस्फेयर है वो ऑर्डरलेस है, जिसमें कोई स्मेल नहीं होती, कलरलेस है, जिसकी कोई कलर नहीं होती, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्थ का। इसी एटमॉस्फेयर से हमें मिलता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट और एनिमल दोनों के लाइफ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में आपका एटमॉस्फेयर में बहुत तरह तरह के गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा मिलता है, और साथ ही आपको मिलता है यहाँ पे वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स। तो ये जो कंपोजिशन है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। आप जैसे जैसे हाइट में जाते जाओगे ये बदलता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको ऑक्सीजन सिर्फ 120 किलोमीटर तक और आपको कार्बन डाइऑक्साइड केवल 90 किलोमीटर तक दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस माना जाता है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट गैस की तरह एक्ट करता है और सन रे को अंदर आने तो देता है, और जब सन रे आपकी वापस जाने की कोशिश करती है तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करने लगता है और उसको बाहर जाने से रोकने लगता है। एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड में ये कैपेसिटी होती है कि वो हीट को ऑब्जर्व कर सके और अर्थ का एक लेवल ऑफ टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके अर्थ के लिए, क्योंकि ये अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करता है। अगर ये नहीं होगा तो टेम्परेचर अर्थ की बहुत नीचे चली जाएगी, और ये जो बहुत नीचे अगर टेम्परेचर चला जाता है तो लाइफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो प्लांट लाइफ हो या ह्यूमन लाइफ हो। उसके बाद अगर ये टेम्परेचर, अगर आप सपोज मान लो कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है डेफिनेटली ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, मगर अगर दूसरे गैसेस कांस्टेंट है, एक ही अमाउंट में है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, क्योंकि ये हीट ऑब्जर्व करता है तो ये और ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करने लगेगा और अर्थ की टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, आइस मेल्ट होने लग सकते हैं और फिर ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपका ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो मेंटेन होना चाहिए, ना तो वो बढ़ना चाहिए और ना ही वो घटना चाहिए, तभी अर्थ के लिए सही होगा। दूसरा जो आप कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में देखते हो वो है ओजोन। ओजोन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एटमॉस्फेयर का, क्योंकि ये आपको अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। ये आपको 10 to 50 किलोमीटर के बीच में मिलता है। वाटर वेपर एक अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का। ये आपका हाइट के साथ घटता जाता है। इसका परसेंटेज हर जगह सेम नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। वेट ट्रॉपिकल रीजन में ये ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में इवापोरेशन ज़्यादा होती है, और इवापोरेशन ज़्यादा होने से वाटर वेपर की क्वांटिटी वहाँ के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ जाती है। ये भी सन के रे को ऑब्जॉर्व करता है, उसके रेडिएशन को मेंटेन करता है। एक तरह से ये ब्लैंकेट की तरह काम करता है। ये ना तो अर्थ को गर्म होने देता है ज़्यादा और ना ही इसे ज़्यादा ठंडा होने देता है। जो दूसरा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में ध्यान देने वाली बात है वो है आपका डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल्स एक्चुअली किसी के भी हो सकते हैं। ये आपकी सी सॉल्ट के, सॉइल के, स्मोक के, सूट के, पॉलन ग्रेन के, एसिड्स के, किसी भी चीज़ के डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, और ये जनरली आपकी लोअर लेवल में ही मिलता है, और ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो वाटर वेपर है ये क्लाउड बनाने के लिए इनको डस्ट पार्टिकल की जरूरत पड़ती है। ये क्योंकि ये कंडेंस डस्ट पार्टिकल के आसपास ही होते हैं। अगर ये डस्ट पार्टिकल नहीं होगा तो वाटर वेपर को क्लाउड बनाना मुश्किल है। तो इसीलिए क्लाउड बनाने के लिए वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स का यूज करता है, और इसलिए डस्ट पार्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर है और उसकी डिफरेंट डेंसिटी और टेम्परेचर है। इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है हाइट के हिसाब से। इसमें टोटल आपके 5 लेयर्स पाए जाते हैं। आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है उसमें जो सबसे लोअर लेवल है वो है आपका ट्रोपोस्फियर का,
जिसका ऑन एन एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर। हर जगह यही हाइट नहीं है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आपका पोल में इसका हाइट 8 किलोमीटर और इक्वेटर में इसकी हाइट 18 किलोमीटर तक है। इसी लेयर में आपको डस्ट एंड वाटर वेपर के पार्टिकल्स मिलेंगे और इसी लेयर में ज़्यादातर आपके क्लाइमेटिक और वेदर चेंजेस होंगे। ये लेयर में आपका टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है ना, वैसे वैसे घटता जाता है। फॉर एवरी 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। इस लेयर में सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी होते हैं और इसीलिए ये लेयर जियोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी ट्रोपोस्फियर के बाद आपको जो लेयर पड़ता है वो है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज आपका ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में पड़ता है। इसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर में और -45 डिग्री सेल्सियस आपके पोल में मिलता है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रोपोपॉज। पॉज हो जाता है यहाँ पे टेम्परेचर, इसीलिए कहलाता है ये ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोपॉज के बाद जो आपका दूसरा लेयर आता है एटमॉस्फेयर का वो है स्ट्रेटोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर के बाद आता है और अप टू 50 किलोमीटर होता है और इसी में ओजोन लेयर मिलता है और इसीलिए ये लेयर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो इस लेयर के बाद आपका स्ट्रेटोस्फियर के बाद आपका स्टार्ट होता है मेसोस्फियर जो कि 80 किलोमीटर तक जाता है और यहाँ पे टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस चली जाती है। इसी लेयर के ऊपर का जो पार्ट है ना उसको कहा जाता है मेसोपॉज और मेसोपॉज के ऊपर आपको मिलता है आइनोस्फियर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। आइनोस्फियर आपका 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में मिलता है। इसको आइनोस्फियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल आयोन्स मिलते हैं। ये आयोन्स आपको हेल्प करते हैं रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए रेडियो वेव जो कि अर्थ ट्रांसमिट करता है, जो रेडियो वेव्स ना उसको ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो ये लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अब आपका आता है फोर्थ लेयर, वो फोर्थ लेयर अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होता है और उसका नाम है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर आपका मेसोपॉज के बाद स्टार्ट होता है। उसके बाद जो अपर मोस्ट हाईएस्ट मोस्ट लेयर होता है वो है एक्सोस्फियर। इस लेयर के बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। ये लेयर आपका ग्रेजुअली स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 लेयर है, ये पांचों लेयर ह्यूमन की लाइफ को अफेक्ट करती है, मगर जो स्टार्टिंग के जो 2 लेयर है ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर ये जियोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लाइफ को कुछ ज़्यादा ही अफेक्ट करती है। अब देखते हैं एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। एलिमेंट्स आपके इसके टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, प्रेसिपिटेशन जैसे एलिमेंट्स आपके वेदर एंड क्लाइमेट्स के होते हैं। ये ह्यूमन के लाइफ को बहुत हद तक अफेक्ट करते हैं। इसीलिए एटमॉस्फेयर के एलिमेंट, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन और एटमॉस्फेयर का लेयर हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ को बहुत आपका अफेक्ट करता है। तो इस चैप्टर का ये जो आखिरी है ये है उसका डायग्राम। ये डायग्राम आप डेफिनेटली ड्रॉ करना जब भी आपको एटमॉस्फेयर की लेयर बताना हो क्योंकि ये डायग्राम उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये डायग्राम आपके आंसर का वैल्यू बढ़ाएगा और आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाएगा। तो इस चैप्टर में इतना ही। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP Social View. Thank you student, thanks for watching and happy learning.